बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 17 में जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज 3.3 और 3.5 को बिलोंग करते हैं। इन टॉपिक्स में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से एवेल्यूएट किया जा सकता है और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल एंटी टेस्ट के सवालों में एज अ ट्रिक हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स को सीखने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो जिसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको लिख के दिखाई गई है, 3/3 ऑर्डर के लिए फॉर्म लिखी गई है और इसको एक्सपेंड किया गया है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म में, जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, हर एलिमेंट अपनी लोकेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। A21 का मतलब है कि एलिमेंट इसकी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। A23 का मतलब है कि एलिमेंट इसकी दूसरी रो के तीसरे कॉलम में मौजूद है। बहरहाल जब हमें माइनर फाइंड करना है तो माइनर मैट्रिक्स का नहीं बल्कि मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होती है और इसमें आई और जे जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका माइनर हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सवाल में लिखा हुआ आता है कि M23 फाइंड करें तो हम समझ जाएंगे कि वो एलिमेंट जो सेकंड रो के थर्ड कॉलम में मौजूद है हमें उसका माइनर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। बहरहाल अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके किसी एलिमेंट का माइनर हम फाइंड कैसे करेंगे। तरीका ये होगा कि उसकी वो पर्टिकुलर रो और वो पर्टिकुलर कॉलम जिसका वो माइनर फाइंड करने के लिए कह रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, जो बाकी डिटर्मिनेंट बचेगा उसको वैल्यूएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर का, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है और इसमें वो कहता है कि इसका माइनर फाइंड करें। एलिमेंट वो बता रहा है कि वो एलिमेंट जो पहली रो के दूसरे कॉलम में मौजूद है उस एलिमेंट को लोकेट कीजिए। ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है वो एलिमेंट इस्तेमाल नहीं होगा। करना ये होगा कि इसकी रो और इसकी कॉलम को रिमूव कर दिया जाए तो जो बाकी एंट्रीज बचती हैं उनका डिटर्मिनेंट लेना होगा। जो बाकी एंट्रीज बची उनमें 3, 1 और 2, 0 है। इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। 2/2 का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या होता है कि पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लिखते हैं और फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, तो 0 - 2 की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन मैट्रिक्स ए के लिए इसके इस एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है उसके माइनर की वैल्यू -2 होगी। आई रिपीट, माइनर हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का फाइंड करते हैं। जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उसकी पोजीशन उसने हमें दी होगी, उस पर्टिकुलर पोजीशन की रो और कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे, जो बाकी एंट्रीज बचेंगी उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास माइनर की वैल्यू आएगी। इसी के बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर की तरह कोफैक्टर भी किसी गिवन मैट्रिक्स के एक पर्टिकुलर एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। इसकी नोटेशन ये होती है और इसके लिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल होता है। पहले हम नोटेशन पे बात कर लेते हैं। जब भी हमें माइनर फाइंड करना होगा तो उसकी नोटेशन m ही से यूज होगी, लेकिन जो कोफैक्टर होगा वो मैट्रिक्स के नाम पर होगा। अगर मैट्रिक्स B होता तो हम कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Bij। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल Aij का मतलब होगा कि हम कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं उस एलिमेंट का जो ith रो और jth कॉलम में पड़ा है। कोफैक्टर फाइंड करना कैसे है? 2 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि -1 की पावर में इसके सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए नंबर्स को जमा कर दिया जाएगा और दूसरा स्टेप ये होगा कि हमने उस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। इस प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो उसके कोफैक्टर के आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इसी मैट्रिक्स में अगर हम A11 को फैक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका तरीका क्या होगा? पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। फॉर्मूले का पहला स्टेप, -1 की पावर में इसके सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए दोनों नंबर्स को जमा कर दिया जाए तो 1 + 1 की वैल्यू 2 आई। दूसरा स्टेप, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। ये एलिमेंट लोकेट किया जाए। पहली रो का पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट है, इसको छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो -1 2 1 और 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 0 - 2 -2 होता है, इसका मतलब है इसको फैक्टर की वैल्यू -2 आ गई। एक और को फैक्टर फाइंड करते हैं इसी मैट्रिक्स का और वो को फैक्टर आपने फाइंड करना है 1 2 पर। 1 2 पर पड़ा हुआ एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम में ये 2 है जिसको यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है।
इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले का पहला स्टेप -1 लिख के इसके सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए नंबर्स को जमा कर दिया जाए तो ये 3 आ जाएगा, और इस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर दिया जाए। एलिमेंट का माइनर हमने पहले फाइंड किया था, उसकी वैल्यू -2 आ रही थी, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगी। एक और कोफैक्टर प्रैक्टिस करते हैं, और अब की बार वो है 1 3। वो एलिमेंट जो पहली रो के तीसरे कॉलम में पड़ा हुआ है उसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे कि -1 की पावर में इन दोनों को प्लस कर देंगे, और दूसरा स्टेप ये होगा कि हम माइनर फाइंड कर लेंगे इस एलिमेंट का। इसके माइनर की वैल्यू ये आती है। ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, वो एलिमेंट लोकेट कीजिए जो पहली रो के तीसरे कॉलम में है। ये फर्स्ट रो बनती है, ये तीसरा कॉलम बनता है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया जाए, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट ले लें। तो 3 -1 1 और 1 का डिटरमिनेंट लिया गया। 3 + 1 ये 4 बन जाएगा, और -1 की पावर 4 भी 1 बनता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसकी वैल्यू 4 आ गई। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 टॉपिक्स पढ़े। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसके किसी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। माइनर और कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए हम एवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक नंबर होता है, और इस नंबर को एवेल्युएट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करने के लिए हम उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि जितनी रोज हैं और जितने कॉलम मौजूद हैं, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी हमें सूटेबल रहेगा उस रो उस कॉलम से उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला है क्या। फर्ज कीजिए कि हम इसको पहली रो से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट रो से जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर से और उनको जमा कर देंगे। तो देखिए, पहला एलिमेंट है A11 और इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A11। तो ये देखिए A11 और कैपिटल A11। इसका दूसरा एलिमेंट है A12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के कोफैक्टर से जो कैपिटल A12 होगा। तो यहां यही करके दिखाया गया। और तीसरे एलिमेंट की बारी आई A13 की, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के कोफैक्टर से जो कैपिटल A13 होगा। स्टूडेंट्स, ये करने के बाद जब इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसके डिटर्मिनेंट का। तो चलें इसको करके देखते हैं। अब मैं इनमें वैल्यूज पुट करने लगा हूं। सबसे पहले A11 जो इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये इसका पहला एलिमेंट है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया। उसके बाद कैपिटल A11 जो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने ऊपर फाइंड किया था, इसकी वैल्यू मैंने -2 पुट कर दी। अब सेकंड टर्म देखते हैं। A12 का मतलब है एलिमेंट, जो स्मॉल a के साथ है वो एलिमेंट है, जो कैपिटल A के साथ है वो कोफैक्टर है उस एलिमेंट का। तो स्मॉल A12 का मतलब ये एलिमेंट पिक कीजिए और यहां पुट कर दें, और कैपिटल A12 का मतलब है जो हमने वैल्यू फाइंड की थी कोफैक्टर की, वो हम वहां पे पुट कर देते हैं। उसके बाद तीसरी टर्म के लिए A13 मतलब कि ये वाला एलिमेंट 1 हम यहां पुट कर देते हैं, और इसका कोफैक्टर 4 हमने फाइंड किया था, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 6 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने के लिए हम उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा इसका फॉर्मूला जनरेट करना, और फॉर्मूला जनरेट करने का तरीका ये होगा कि जो रो या कॉलम आपने सेलेक्ट किया है उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके जमा करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड करना सूट करता है। अगर हमारे किसी रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हैं तो हम प्रेफर करेंगे उसको वहां से एक्सपेंड कर दिया जाए। वैसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन जनरल उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने की, क्योंकि आगे जाके हम कई प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं और तमाम प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती हैं इसके डिटर्मिनेंट पर। तो जितनी हमारी ग्रिप डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन में होगी उतना ही हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि जब हम एंटी टेस्ट में डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर रहे होंगे तो हमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलने। तो हमारी प्रैक्टिस ये भी होनी चाहिए कि हम इसको डायरेक्ट किस तरह से एवेल्यूएट करेंगे। तो देखिए, इसको रो 3 से हम एक्सपेंड करते हैं। रो 3 इसलिए क्योंकि रो 3 में एक एंट्री 0 हो रही है। रो 3 से एक्सपेंड करने के लिए हम इसकी रो 3 की एंट्रीज का इस्तेमाल करेंगे। पहली एंट्री का आपने इस्तेमाल करना है 1 और इसके साथ इसका माइनर लिख देना है। इसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। 4 + 1 ये 5 बनता है, तो यहां पर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 5। उसके बाद इसकी अगली जो एंट्री है इसका साइन चेंज कर दीजिए -1, और अब इसका माइनर फाइंड कर लें। इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट लीजिए, तो आंसर आया 2 - 3 मतलब कि -1, तो इसके साथ -1 लिख देते हैं। उसके बाद इसकी तीसरी एंट्री 0 है, तो 0 की वजह से ये सारा टर्म जो है ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो बाकी बचेगा 5 + 1,
तो आपने देखा कि इसका आंसर जो है वो 6 के इक्वल आया। हमने फॉर्मूले से भी ये आंसर निकाला था और डायरेक्ट एवेल्यूएट करके भी आंसर निकाला। फॉर्मूला आपको इसलिए बताया कि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ आए और वो पूछे बताएं किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए, अगर मुझे थर्ड कॉलम से डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जनरेट करना है, जैसे कि यहां पे मैंने करके दिखाया, इसकी एंट्रीज इस्तेमाल कीजिए A13 और इसका कोफैक्टर ले लीजिए कैपिटल A13। इसके बाद अगली एंट्री क्या है A23 और इसका कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A23, और इसकी अगली एंट्री है A33 और इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A33। तो इसका भी जो आंसर होगा वो A डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब एक और सवाल देखते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि इसका आंसर 6 के बराबर है और वो पूछे बताएं इसका आंसर क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको देखकर आप जज कर जाएं कि ये थर्ड कॉलम से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया गया है, तो जाहिर बात है जो इसका आंसर आया होगा वही इसका आंसर होगा, तो आप इसका आंसर भी 6 के इक्वल लिख देंगे। तो यहां इस पहले बोर्ड की डिस्कशन को हम वाइंड अप करते हैं इस तरह से कि हमने ये सीखा कि हम माइनर कैसे फाइंड करते हैं, हमने ये सीखा कि कोफैक्टर किसी एलिमेंट का कैसे फाइंड करना है, और फिर हमने ये देखा कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिनेंट की इवैल्यूएशन का फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है। बहरहाल हमने ये भी प्रैक्टिस की कि अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट टेक्निक से डायरेक्ट पैटर्न अप्लाई करके भी उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमें करना क्या है, ये गिवन क्वेश्चन की नेचर पर हमें पता चलेगा, उसको देखकर डिसाइड करेंगे किस तरह से उसको हमने इवैल्यूएट करना है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ ए इज 0 देन इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादातर प्रैक्टिस ये करेंगे कि डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट किए बगैर, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर हम उसका आंसर बता दें। तो पहली प्रॉपर्टी हमें यहां गाइड कर रही है कि अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए जिसकी कोई एक रो की सारी एंट्री 0 हो जाए तो हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, ऑब्वियस होगा कि इसका आंसर 0 के बराबर होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज लेते वक्त हम रोज को कॉलम्स में बदल देते हैं, तो अगर फर्ज करें आप तमाम रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से बदल देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। इससे रेलिवेंट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताया जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a है। देखिए सारे अननोन है, इसको एक्सपेंड करके हम एवेल्यूएट नहीं कर सकते। हमें बताया जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a होगी। अब कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप ये देखिए कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक दूसरे के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका आप ट्रांसपोज लें तो इसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाएगा, इसकी रोज को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, एक्स वाई जेड यहां पहला कॉलम बन जाएगा, एल एम एन दूसरा कॉलम बन जाएगा और पी क्यू आर तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर इसका आंसर a था तो इसके ट्रांसपोज का आंसर भी a होना चाहिए। अगर हम इसको एक्सपेंड करके वैल्यूएट करेंगे तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। बहरहाल इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर a ऑप्शन बनता है जो हमने यहां पर एनसर्कल किया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, रोज कॉलम्स इंटरचेंज। यानी कि अगर फर्ज करें कि डिटर्मिनेंट में हम कहीं पर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, एक माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। जितनी दफा हम इंटरचेंज करेंगे उतने ही नेगेटिव डिटर्मिनेंट के बाहर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए कि 1 2 3 4, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो देखें 4 -6, इसका आंसर आता है -2। अब मैं इसकी रोज चेंज कर देता हूं 3 4 1 2 और अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 6 - 4 और इसका आंसर आया +2। तो आपने देखा कि माइनस का फर्क आ गया। तो यही प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि अगर किसी भी वजह से आपको डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़े तो उसकी वैल्यू में नेगेटिव का फर्क आएगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये कहा जाए कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर बी है और डिटर्मिनेंट में सारे अननोन है तो वो कहता है कि बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। अगर आप पहली दोनों रोज को इंटरचेंज कर दें तो ZW ऊपर चला जाएगा और XY नीचे, तो यहां ऐसा ही नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके आंसर में साइन का फर्क होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू B आई है तो इसकी वैल्यू -B आनी चाहिए। इसका मतलब है कि C ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिकल रोज और कॉलम जो हैं उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मसलन
अगर हम कोई ऐसा डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने जा रहे हैं जिसकी कोई सी दो रोज या कॉलम्स एक जैसे हो जाएं, तो हमें उसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस होगा कि उसका आंसर 0 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर 1 1 1 1 1 1 एंड 2 1 3 ये डिटर्मिनेंट हमें इवैल्यूएट करना है, तो क्योंकि इसके दो कॉलम सेम है तो हम इसका आंसर 0 के इक्वल लिख देंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इस डिटर्मिनेंट में आप नोट कीजिए कि इसके पहले कॉलम को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 5 आयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि आयोटा रेज़ टू पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 4, आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 हो जाएगा, इसका आंसर आयोटा बचेगा। तो पहला कॉलम सारा आयोटा है और दूसरे कॉलम में भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हर एंट्री आयोटा बनेगी, क्योंकि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम C1 और C2 एग्जैक्टली सेम है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम इसके आंसर को डायरेक्ट 0 के इक्वल लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हुए हमने उसको इवैल्यूएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय स्केलर। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम जानते हैं कि उसकी हर रो को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर हमें किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट को, तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारी चॉइस किस तरह से होगी ये तो क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या सूट कर रहा है कि उसको किस रो या किस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमें इजाजत इस बात की है, हमें परमिशन इस बात की है कि अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताई जा रही है a के बराबर है। अगर ऐसा है तो बताइए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का कंपैरिजन कीजिए। हमें चेंज ये नजर आ रही है कि इसकी पहली रो में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे। अगर हम इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो यहां से 2 रिमूव करना पड़ेगा। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो प्रॉपर्टी जो है उसका रिवर्स हमें ये बात अलाउ कर रहा है कि हम इसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई नंबर बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी पहली रो में हर एंट्री में 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब इसकी पहली रो से आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये बन जाएगा x y z l m n एंड p q r। तो ये तो वही डिटर्मिनेंट बन गया जिसकी वैल्यूज ने हमें a बताई थी, तो इसकी जगह हम a पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 2a। तो तभी इसका करेक्ट आंसर 2a बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 में स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे डिटर्मिनेंट के साथ डील कर रहे हैं जिसकी कोई एक कॉलम जो है वो 2 नंबर्स के सम के तौर पे लिखी हुई है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में a प्लस बी, बी सी प्लस डी और डी इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है और ये ऑप्शंस दी गई हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो पहला तरीका ये होगा कि a और c के साथ मैं इसको कनेक्ट करूंगा और फिर b और d के साथ कनेक्ट करूंगा। नोट कीजिए कि जब मैं इसको b और d के साथ कनेक्ट करूंगा तो दूसरा कॉलम और ये वाला कॉलम एग्जैक्टली सेम है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। मुझे सिर्फ पहली एक्सपेंशन करनी है जो बनेगी a c और साथ b और d। इसको इवैल्यूएट करने के लिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा ad माइनस बी सी, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें हमें बताया जा रहा है कि रो और कॉलम ऑपरेशंस किसी भी डिटर्मिनेंट में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप ये बात नोट कीजिए कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट गिवन हो जैसे 1 2 3 और 4, इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो आंसर आएगा 4 माइनस 6 यानी कि -2। अब हम ये करते हैं कि इसकी पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में प्लस कर देते हैं। तो आप नोट कीजिए पहली रो में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी रो में मैं ये चेंज कर रहा हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करने लगा हूं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो 2 + 3 5 हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 4 में 4 प्लस करें तो आंसर 8 हो जाएगा। आप इस डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट कीजिए तो इसका आंसर आया 8 माइनस 10। तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। तो आपने देखा आंसर में कोई फर्क नहीं आया। अब एक और काम करते हैं, मैं एक दफा फिर इस डिटर्मिनेंट को लिखता हूं 1 2 3 4 और हमें पता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आनी चाहिए। अब की बार हम ये करते हैं कि फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा और इसकी एंट्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में जमा कर दीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 4 13 हो जाएगा।
आप इसको वैल्यूड कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 आता है और इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। 13 माइनस 15 इज -2। तो आपने देखा कि आंसर फिर सेम आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी डिटर्मिनेंट में आप रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। करना यह है कि डिटर्मिनेंट की एक रो को एज इट इज उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप किसी और रो में प्लस या माइनस कर सकते हैं और यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं। मोर ओवर किसी एक रो की एंट्रीज को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी किसी कोरस्पॉन्डिंग रो में ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहां पे आपको करके दिखाया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में एक 3/3 का मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं 1 2 1 2 -1 0 और 2 1 4। फर्ज कीजिए कि हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना था। इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मुझे पहली रो को इस्तेमाल ऐसे करना है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा। तो अभी हमने देखा कि हम इस तरह अगर करेंगे तो हमारे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कैसे करेंगे? पहली रो को आप एज इट इज लिखेंगे। अब इसकी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 जब माइनस होगा तो -1 -4 -5 बन जाएगा। और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 -2 बन जाएगा और 2 1 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी एंट्री को 0 कर सकते हैं या किसी और नंबर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने कई प्रॉपर्टीज पढ़ी। हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज एक जैसी हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। हो सकता है किसी सवाल में बजाहिर दो रोज एक जैसी नजर ना आ रही हो, लेकिन हम जब रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल करें तो रोज एक जैसी हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज बहुत मैटर करती हैं और फर्दर प्रॉपर्टीज के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी होंगी। बहरहाल अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। उसके लिए हम बोर्ड शिफ्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n by n ऑर्डर का और इसका डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू k है। अब वो कहता है कि k ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू k रेज़ टू पावर n ए डिटर्मिनेंट होगी। यहां पे टेक्निक ये इस्तेमाल की गई है कि देखिए मैट्रिक्स में जब आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी हर रो से मल्टीप्लाई होता है और जब डिटर्मिनेंट में आप कॉमन निकालते हैं तो वो हर रो से कॉमन निकलेगा। इस प्रॉपर्टी को आप याद इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप डिटर्मिनेंट की लाइन से किसी स्केलर को बाहर लेकर आते हैं तो वो किसी पावर के साथ बाहर आएगा और वो पावर होगी इसकी नंबर ऑफ रोज। जाहिर बात है जितनी रोज होंगी हर रो से वो फैक्टर बाहर आएगा तो वो उसकी पावर बन जाएगी। इस प्रॉपर्टी का भी कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कहा जाए कि एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ए है और ए का ऑर्डर 3/3 है तो बताइए कि 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अब 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो स्केलर को हम बाहर लेकर आएंगे। उसके लिए आप इसका ऑर्डर चेक कीजिए। इसमें 3 रोज हैं, इसका मतलब है 3 दफा 2 कॉमन निकलेगा, 2 रेज़ टू पावर 3 बाहर आएगा। अब आप a डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें a दी गई थी। तो यहां पर जब आप a पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर 8a आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। इसमें हमें बताया जा रहा है कि डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करना है ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हम बहुत शॉर्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना होगा कि सिर्फ मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप इस 4/4 ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को देखिए। ये अपर ट्रायंगुलर है, यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज नॉन जीरो हैं और नीचे वाली सारी एंट्रीज 0 हैं। अगर मेन डायगोनल के नीचे सारी एंट्री 0 होती हैं तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आप ये नोट कीजिए कि मेन डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हैं और नीचे एंट्री 0 है। बहरहाल क्योंकि ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, इसको वैल्यूएट करने के लिए क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन एंट्रीज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो l रेज़ टू पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स में लिख रहा हूं 1 0 0 0 2 0 0 0 -1 और इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहां भी वैलिड है कि इसको वैल्यूएट करने के लिए आप सिर्फ इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। एक और चीज भी देखिए, अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि मेन डायगोनल के नीचे सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया हो कि कोई रो ऑपरेशन इस्तेमाल करके या रोज को इंटरचेंज करके इस रो को नीचे ले आए तो बजाहिर ये आपको अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि पहली और आखिरी रो को इंटरचेंज कर दूं तो ये बन जाएगा 0 0 0 L
और बाकी रो सेम होंगी 0 L P Q और अगली रो हम लिखते हैं 0 0 L Y और क्योंकि हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया था तो आखिर में ये वाली रो आ जाएगी L M N और साथ इसके X। अब अगर हमसे ये डिटर्मिनेंट पूछा जाता है कि इसको इवैल्यूएट करें तो स्टूडेंट्स ये तो अपर और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है, आपको इसको देख के एनालाइज करना है कि क्या इसमें कोई ऑपरेशंस अप्लाई करके ये अपर या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो जाता है। जो स्टूडेंट ये जज कर लेगा और पहली दोनों रोज को इंटरचेंज कर लेगा वो यहां से यहां आएगा और देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर ये आएगा। बी केयरफुल, जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ जाते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस हों जिनका ऑर्डर n हो तो अगर हम ये करते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ले लें या डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करें तो आंसर बराबर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को एज अ ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आमतौर पर 3/3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम है और डिटर्मिनेंट्स क्योंकि नंबर होते हैं और नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आसान काम है, तो बजाय हम लेफ्ट साइड से वैल्यूड करने के अगर राइट हैंड साइड से वैल्यूड करेंगे तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। एंड अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहां वो कह रहा है किसी मैट्रिक्स की पावर n लेकर डिटर्मिनेंट लेने की बजाय अगर हम डिटर्मिनेंट लेके पावर n लेते हैं तो तब भी आंसर बराबर आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्ज करें कि आपको 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, वो कहता है इसकी पावर 4 लीजिए और फिर डिटर्मिनेंट लें। ये करने की बजाय अगर आप पहले को डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और फर्ज करें उसका आंसर 2 आया तो 2 की पावर 4 लेना आसान काम होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कनेक्ट करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के साथ। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो आप जानते हैं हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। एक मेथड ये है कि हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं या रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि आप ये कीजिए कि अगर एक मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपने इवैल्यूएट करना है तो आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर लीजिए। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है तो उसके इनवर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑब्वियसली बात है कि 1/2 होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू दिस देन a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब आप ये देखिए कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। पहले ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद माइनस लिखा जाता है जो उस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो 1 प्लस ओमेगा बनेगा। आप जानते हैं कि 1 के जो क्यूब रूट ऑफ यूनिट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इसका मतलब है इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब है इसके स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर एक और चीज देखिए, हमने पहले बोर्ड में एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया गया था। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 आई थी। अगर कोई सवाल ऐसा पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स लिखा हो और उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा हो तो जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, आप इसके डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 आई थी तो उसके इनवर्स की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक और नोट देखिए, यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की रोज इस तरह से हो कि उसकी हर सक्सेसिव रो जो है वो एक सेम कॉमन डिफरेंस के साथ हो तो उस सूरत में भी इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। देखिए पहली रो ए बी सी है, उसके बाद इसकी हर कोरस्पॉन्डिंग रो के लिए एंट्री के लिए कांस्टेंट डी प्लस हो रहा है और फिर डी प्लस हो रहा है। इसका आंसर भी रो ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए 0 के इक्वल आता है। बहरहाल इसको आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है 70, 80 और 90, उसके बाद आता है 73, क्योंकि मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, यहाँ 83 और यहाँ 93 और फिर 3 प्लस कर दें तो 76, 86 और 96। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स अब फिर फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से हम मैट्रिसेस पे अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस पर कंडीशंस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2/2 का मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह से मैट्रिक्स का इनवर्स भी कंडीशनल होता है। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो यानी वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो तो तब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकता है। बहरहाल सपोज कर लीजिए कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और अब हम उसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। यहाँ हम जो फॉर्मूला डिस्कस करने लगे हैं
वो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द फॉर्मूला ऑफ इट्स इनवर्स इज 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस सूरत में हमें उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होगा। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मेन डायगोनल्स की एंट्रीज को इंटरचेंज किया जाता है और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइंस चेंज किए जाते हैं। और 3/3 का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हर एलिमेंट को कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। बहरहाल इनवर्स फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले में हम कुछ फर्दर डिडक्शंस करने लगे हैं। देखिए, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को लेफ्ट साइड पर ले आएं और दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आंसर हमारे पास आएगा। ये भी एंटी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो एक्चुअली उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 आ जाएगी। n जो है वो इसके स्क्वायर मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को आप मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट सिंपल मैट्रिक्स आएगा। अब स्टूडेंट्स, इसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स बताया, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो अभी हमने पहले एवेल्यूएट किया था और इसका आंसर 6 आया था। इस मैट्रिक्स के लिए फर्ज कीजिए हम दो चीजें फाइंड करने जा रहे हैं। पहली चीज के एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा और दूसरी चीज जो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर होना चाहिए ए डिटर्मिनेंट रेज़्ड पावर n-1। क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है तो n की वैल्यू 3 जब आप पुट करेंगे तो a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बनेगा। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6, तो इसका मतलब है कि 6 का स्क्वायर आंसर आया 36। यहाँ आप देखेंगे कितना टाइम सेविंग है कि पहले अगर हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हुए ट्रांसपोज लेते और एडजॉइंट फाइंड करते और फिर डिटर्मिनेंट लेते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि डायरेक्ट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया और उसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 36। दूसरी प्रॉपर्टी देखें कि अगर वो कहता है कि ये मैट्रिक्स गिवन है और इसके बाद आप इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और बताएं आंसर क्या आएगा। ऐसा करने की बजाय हम इसका रिजल्ट इस्तेमाल करते हुए ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट करेंगे और इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनेगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 थी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में ये मैट्रिक्स बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को याद रखिए। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम रो ऑपरेशंस का मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इसको एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बारे में। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, कि हमें अलाउ है कि जो मैट्रिक्स होगा प्रोबेबली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो उसके हम कोई सी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी बात बताई जा रही है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, जब हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से जो नॉन जीरो स्केलर होता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को करते हैं, लेकिन जब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी हम एक पूरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम कोई मैट्रिक्स जनरेट करते हैं प्रोबेबली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर करते हैं x + 2y = 1 एंड 2x - 3y = 2। अब नोट कीजिए कि पहले में हमने कहा कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, जिस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इससे बनने वाले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की भी रोज इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो बनता है 1 2 1 2 - 3 2। तो जिस तरह से इस सिस्टम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर हम इसकी रोज को इंटरचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में कहा गया कि आप किसी एक रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह बात हमें इसलिए अलाउ हो रही है क्योंकि इसकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी हम किसी एक इक्वेशन को अपनी मर्जी से किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसी का कोरोस्पोंडेंस जो है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, तो सेम वही ऑपरेशन हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात कही जा रही है कि एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, जिस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस या माइनस कर सकते हैं, इसी तरह से इससे बनने वाले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी हम एक रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये वही प्रॉपर्टीज है जो गिवन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। बहरहाल एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं।
3x3 का एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर फर्ज करें कि हमें कहा जाता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों एंट्रीज को जीरो किया जाए, तो रो इक्विवेलेंट होगा ये किसके? देखें, इसको जीरो करने के लिए हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो नोट कीजिए कि 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 + 1 5 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए आप -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 0 हो जाएगा। ये -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 बनेगा और इसमें ऐड होकर -5 आ जाएगा, और जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में प्लस होकर इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट लिखा। और ऑपरेशन को हम लिखते कैसे हैं? जिस रो में चेंज करनी हो पहले उसको लिखा जाता है। क्योंकि हम पहले रो 2 में 0 बना रहे थे, हमने R2 लिखा। जिस रो का इस्तेमाल करना है उसको बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट का इस्तेमाल किया जो रो 1 में था, तो यहां रो 1 लिखा। इसको किससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है? उस नंबर से जिसका इस्तेमाल करते हुए आपने 0 बनाना है। देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0 होता है, तो तभी यहां कहा गया कि रो 1 की एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करें तो वो रिक्वायर्ड एलिमेंट 0 हो जाएगा। R2 डैश लिखने का मतलब ये है कि हमने इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो चेंज की है वो R2 में परफॉर्म की है। इसको देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि R3 में चेंज आनी चाहिए, और वो चेंज क्या होगी कि R1 की एंट्रीज को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दें। तो हमने यही किया था कि R1 की एंट्रीज को -3 से मल्टीप्लाई करके जब प्लस किया तो -3 + 3 0 हो गया, -6 + 1 -5 हो गया, और -3 + 4 1 हो गया। तो इस तरह से हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस जनरेट करते हैं बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एशेलन एंड रिड्यूस एशेलन फॉर्म। एशेलन और रिड्यूस एशेलन फॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, और इन फॉर्म्स में हम इनकी डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। एशेलन फॉर्म ये होती है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, और जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसकी पहली रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, जिसको हम पिवट एलिमेंट भी कहते हैं, वो 1 होना चाहिए, और उसके नीचे वाली सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड रो की जो पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 1 नहीं है तो हम कह देंगे कि ये एशेलन फॉर्म नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो और उसको हमने एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, तो उसका तरीका ये है कि उसकी पहली रो की पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, उस लीडिंग एंट्री के नीचे सारे नंबर 0 होने चाहिए। फिर हम सेकंड रो की तरफ जाते हैं, सेकंड रो की पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और उसके नीचे भी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहां क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है ये एशेलन फॉर्म में नहीं है। तो देखते हैं कि ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये एशेलन फॉर्म में है कि नहीं। हम पहली रो से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली रो की पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री ये 0 है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री ये आ रही है। अब जब हमने इसको फाइंड कर लिया तो दूसरी बात चेक कीजिए, क्या इसके नीचे सारे 0 हैं? तो आप देखिए इसके नीचे दोनों एलिमेंट 0 हैं, तो पहली रो तो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो की तरफ आते हैं और सेकंड रो की पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री देखते हैं। ये पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है और इसके नीचे भी सारे 0 हैं। उसके बाद सेकंड रो की बात भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में क्योंकि सारी एंट्री 0 हैं तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म है ये एशेलन फॉर्म को डिनोट करेगी। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म है ये एशेलन फॉर्म है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये रिड्यूस एशेलन फॉर्म भी है। एशेलन फॉर्म में तो हम ये करते हैं कि जो नॉन जीरो लीडिंग एंट्री 1 बनाते हैं उसके नीचे एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, लेकिन रिड्यूस एशेलन फॉर्म में नीचे के साथ साथ ऊपर वाली एंट्रीज का भी 0 होना जरूरी है। इसको दोबारा चेक कीजिए, पहली रो से शुरू होते हैं, पहली रो के नीचे वाली एंट्री सारी 1 बनाने के बाद 0 हैं और उसके ऊपर कोई रो नहीं है। दूसरी रो पर आ जाइए, दूसरी रो की पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री 1 है और इसके नीचे और ऊपर दोनों सारे 0 हैं, और तीसरी रो सारी की सारी 0 है, तो यहां पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रिड्यूस एशेलन फॉर्म की। अब थर्ड मैट्रिक्स की मदद से देखते हैं, एक दफा फिर ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि यहां पर पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री 1 है और 1 के नीचे सारे 0 होने चाहिए थे, ये 0 नहीं है। इसका मतलब है कि एशेलन फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एशेलन और रिड्यूस एशेलन फॉर्म्स पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। स्टूडेंट्स, अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो और मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करना हो तो डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं, जिनमें हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल भी करते हैं। क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट्स एवेल्यूएट करते हुए हम सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, और उसके बाद हम मैट्रिक्स फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कि अगर Ax = B है तो x की वैल्यू आप निकालेंगे A इनवर्स B के मेथड से। तो स्टूडेंट्स, अब इस पर हम जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व करते हैं उसका तरीका ये होता है कि A इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है,
एक्स और बी ये जो कॉलम मैट्रिसेस हैं, इनमें एक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और बी जो इसकी राइट साइड की एंट्रीज हैं उनके कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम मैट्रिक्स ए को कनेक्ट करते हैं इस मैट्रिक्स बी के साथ, यानी कि यहाँ कॉलम लगाकर इसकी एंट्रीज लिख दी जाती हैं B1 B2 B3। मतलब ये कि इसको अगर हम इस तरह से लिख देते हैं B1 B2 B3, तो ये मैट्रिक्स जो है ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन की नेचर क्या होगी, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इसकी बात हम अगले बोर्ड में जाके करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जहां पर हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस को, तो यहां इसकी दो टाइप से बात कर लेते हैं, होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म जीरो होती हैं, यानी कि आपको इक्वालिटी के राइट साइड के जो कांस्टेंट्स हैं वो जीरो मिलेंगे, और नॉन होमोजीनियस में तमाम कांस्टेंट्स एट अ टाइम जीरो नहीं होंगे, उनमें से कोई एक दो जीरो हो सकते हैं, ये सारी नॉन जीरो हो, ये भी पॉसिबल है। बहरहाल ये आपके सामने जो सिस्टम लिखा हुआ है ये होमोजीनियस सिस्टम है और आप देख रहे हैं कि इसके राइट साइड पे सारे कांस्टेंट जीरो हैं। अब हम ये बात करेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशंस किस तरह के हो सकते हैं। क्योंकि इसके राइट हैंड साइड की तीनों टर्म्स में जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात होगी कि 0,0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कि अगर आप x1 x2 और x3 की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली इक्वालिटी होल्ड करेगी, तभी हम कहते हैं कि 0 0 0 इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स एग्जिस्ट तब करते हैं जब इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो। तो स्टूडेंट्स, अगर ये हमें होमोजीनियस सिस्टम गिवन है और हमसे पूछा जाए कि अंडर व्हाट कंडीशन ये सिस्टम जो है ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पोजेस करेगा, तो वो ये होगा कि डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। और अगर उसने कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया हो तो उस सूरत में ये कंडीशन क्या होगी कि हम इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को जीरो पुट करके उस इक्वेशन में जो k आ रहा होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। k मींस जो भी कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व होगा और वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। तो इसको समराइज करते हैं, अगर हमें होमोजीनियस सिस्टम गिवन हो तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑब्वियस होता है 0 0 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंडीशनल होता है, हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना करे। एग्जिस्ट कब करेगा? जब उसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट को जीरो पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है कि नहीं, और अगर हमारे सिस्टम में कोई अननोन कांस्टेंट आ रहा हो तो उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को जीरो पुट करके। अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम की, यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड के कांस्टेंट जीरो ना हो, तमाम कांस्टेंट साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन किस किस तरह की नेचर का हो सकता है, कब कंसिस्टेंट और कब इनकंसिस्टेंट होता है, और इसकी कंडीशंस क्या होती है, उन पे हम बात करने लगे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो होमोजीनियस सिस्टम था उसके बाद अब हम जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम पढ़ने लगे हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो ये कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इन टर्म्स ऑफ रैंक भी हम बता सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि गिवन सिस्टम जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फर्ज करें आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को आपने एशेलन या रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम रैंक्स का इस्तेमाल करते हुए डिसाइड करेंगे कि इसका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये देखिए, फर्ज करें कि रैंक ऑफ ए बी मीन्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स ए का रैंक अगर बराबर आ जाए और ये बराबर हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे कि इस सिस्टम में आप देख रहे हैं 3 इस्तेमाल हुए हैं, तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और जो मैट्रिक्स ए का रैंक है और जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है, ये तीनों अगर बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये नीचे हम एग्जांपल की मदद से भी देखेंगे। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो ना हो तो तब भी हम कहते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। जरा कंपैरिजन कीजिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट किया था जब डिटरमिनेंट जीरो था, और यहां पर यूनिक सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। मोर ओवर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तब एग्जिस्ट करेंगे अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो, लेकिन ये नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होने चाहिए। फर्ज करें कि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और इन दोनों की वैल्यू 2 आती है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। रैंक के अलावा एक और मेथड भी हमारी हेल्प कर सकता है कि अगर उसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो यहां से हमें गाइडलाइन मिल सकती है कि प्रोबेबली उसमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तीसरी चीज हम देखते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम इनकंसिस्टेंट तब होता है स्टूडेंट्स जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक
और ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक दोनों बराबर ना आए, इस सूरत में भी डिटर्मिनेंट 0 होता है और हम कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये कि सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। अब मैं ये जो रैंक के टर्म में मैंने बात की इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें कि हमें एक सिस्टम गिवन था और इस सिस्टम को हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में गिवन है। अब इसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इसके नेचर क्या है। सबसे पहले आप देखें कि अगर मैं इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करता हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू 3। इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इसमें यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रैंक बात करें तो आप ये देखिए कि इस लाइन से पहले जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका रैंक है 3। रैंक की डेफिनेशन ये होती है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एचलन या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जीरो रो क्या होती है? जिसकी सारी एंट्री जीरो हो जाए। तो आप नोट कीजिए, ये रो नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें 3 हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए बी मैट्रिक्स की 3 है, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि ए बी का रैंक 3 हो जाएगा। अब हम सिर्फ बात करते हैं इस हिस्से की जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो रोज भी आप देख सकते हैं, वो भी 3 है, तो दिस इज इक्वल टू 3। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो भी ऑब्वियसली इसमें 3 होंगे क्योंकि 3 कॉलम्स आ रहे हैं, पहला x1, दूसरा x2 और तीसरा x3 के लॉन्ग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होने पर हम कह देंगे कि इसका जो सिस्टम का सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन होगा। सेकंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देखते हैं जिसको हमने रिड्यूस एचलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। इस मैट्रिक्स में आप देखें कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ये 0 रो है और ये 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हो गया। इसी तरह से अगर आप टोटल ए बी का रैंक देखें तो ये 0 रो है और ये 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो वो भी 2 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें 3 हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हमने रैंक देखा ए बी का, उसके बाद रैंक देखा ए का, ये दोनों बराबर थे लेकिन इन दोनों की वैल्यू लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो यहां जैसे कि हमने कहा था इस सूरत में इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और इस सूरत में आप देखें कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो एक रो 0 होने की वजह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। तीसरी चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा? हमने कहा था कि ए बी और ए का रैंक बराबर नहीं आएगा। तो नोट कीजिए, अगर ए मैट्रिक्स का आप रैंक देखें तो ये 0 रो है और ये 2 नॉन जीरो रोज हैं। इसका मतलब है कि इसका रैंक 2 आएगा। और अगर इस लाइन को हटा के पूरे मैट्रिक्स का रैंक देखें तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो रो है। इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अब ये क्यों इनकंसिस्टेंट है आप देखिए, अगर हम इसको दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो पहला कॉलम x का, दूसरा x2 का और तीसरा x3 का। तो देखें, पहले के साथ आप x1 लगाएं, दूसरे के साथ x2 और तीसरे के साथ x3, इनको जमा करके 3 के इक्वल लिख दें तो हमारा आंसर क्या आया? 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 3। तो क्या ये पॉसिबल है कि 0 की वैल्यू 3 आ जाए? यहां हम इसीलिए कहते हैं कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो आपने देखा कि अगर हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन हो तो हम रैंक्स का इस्तेमाल करते हुए या डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को इवैल्यूएट करते हुए ये जज कर सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और बाकी डिस्कशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो चीज हमने पढ़ी है अब इसको कुछ क्वेश्चंस की मदद से देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ गैमा सिस्टम, इसमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम के लिए तब एग्जिस्ट करता है जब इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो। तो इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखे जाएंगे? यहां पे 1, 5 और 1, मैंने x1 के कोएफिशिएंट्स लिखे, उसके बाद 5, 1 और 2 सेकंड कॉलम के कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे और तीसरे के कोएफिशिएंट में 3, गैमा और 1 लिखे और इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 पुट कर दिया। इस डिटर्मिनेंट को जब 0 पुट किया, अगला स्टेप था इस डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट करना। इसको वैल्यूएट करने के लिए मैंने पहली रो का इस्तेमाल किया। पहली रो से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री एज इट इज और इसका माइनर फाइंड करते हुए 1 - 2 गैमा यहां पे लिख दिया गया। अगले का साइन चेंज होगा और अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 5 - गैमा आ जाएगा और फिर 3 के साथ जब आप लिखेंगे तो 3 की रो और कॉलम को एलिमिनेट करके 10 - 1 आ जाएगा जो कि 9 बनता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स गैमा की वैल्यू आई -1। तो आपने देखा कि गैमा की वैल्यू हमने इस कंडीशन पे फाइंड की कि जो सिस्टम होमोजीनियस इक्वेशंस का गिवन था वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को पोजेस करता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं।
गिवन सिस्टम ax इक्वल टू बी इन इक्विवेलेंट सिस्टम इन एचलन फॉर्म। क्योंकि हम एंटी टेस्ट के साथ डील कर रहे हैं तो इतना बड़ा सवाल हमसे नहीं पूछा जाएगा कि पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करें एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में। अगर हमें एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म दी हो तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी नेचर क्या होगी। तो आप देखें कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम दिया गया जो एचलन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एचलन फॉर्म एक दफा फिर देख लीजिए कि ऐसी क्या बात है कि हम इसको एचलन फॉर्म कह रहे हैं। इसकी पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री के नीचे सारे जीरो हैं और वो एंट्री 1 है। दूसरी रो पे जाएं, दूसरी रो की पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री के नीचे भी सारे जीरो हैं, वो एंट्री 1 है। और तीसरी की जो फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री पे 1 है और इसके नीचे हम नंबर्स चेक नहीं करेंगे। अब ये जो उसने सिस्टम दिया हुआ है, अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस नेचर का है। आप अब नोट कीजिए कि टोटल मैट्रिक्स जिसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं ए बी, इसका रैंक क्या है। नॉन जीरो रोज 3 है तो इसका मतलब है इसका रैंक 3 होगा। दूसरी चीज, अब अगर हम सिर्फ मैट्रिक्स ए जो इतना हिस्सा है जिसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसका रैंक देखते हैं तो वो भी 3 होगा क्योंकि नॉन जीरो रोज की तादाद 3 है। और तीसरी चीज, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 होंगे क्योंकि 3 कॉलम्स आ रहे हैं तो वो भी 3 है। ये तीनों बराबर होने पर हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर आप इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो डायगोनल होने की वजह से इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आती है जो 0 नहीं आती, तो यहां से भी हम जज कर सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर द सिस्टम, एक छोटा सा सिस्टम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का और इसमें वो कहता है एक्स की वैल्यू निकालें। वैसे तो इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गिवन सिस्टम को हम किस तरह से मैट्रिसेस के इस्तेमाल से इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इतना सिंपल है कि इसको हम डायरेक्ट इवैल्यूएट कर लेंगे। इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। यहां वो हमसे x1 की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें x2 को एलिमिनेट करना होगा। तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए x2 को एलिमिनेट कर देते हैं। x2 की वैल्यू -x1 आती है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो देखिए x1 - 2 इंटू -x1 इक्वल टू 2, ये बन जाएगा x1 + 2x1, यानी कि 3x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और x1 की वैल्यू 2/3 आती है। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमें एक सिस्टम दिया गया है 2 क्वेश्चंस का 2 वेरिएबल्स में और x - y इक्वल टू 2, 2x - 2y इक्वल टू 4 और वो पूछ रहा है इसकी नेचर क्या होगी। इस सिस्टम में उसने हमें इसकी रिडक्शन नहीं दी हुई इन एशलन या रिड्यूस एशलन फॉर्म। तो चलें इस मैट्रिक्स को हम पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखे जाते हैं 1 - 1, 2 और -2 और फिर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है राइट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं वो 2 और 4 यहां लिख दीजिए। क्योंकि मैट्रिक्स बहुत सिंपल है तो चले आए इसको हम एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहली नॉन जीरो लीडिंग एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए सिंपली इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए। ऐसा करने से देखें फर्स्ट रो तो सेम रहेगी और सेकंड रो में क्या चेंज आएगी कि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 बना और इसमें से जब माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये भी 4 - 4 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें जो मैट्रिक्स ए था उसका रैंक 1 आया क्योंकि ये रो 0 रो हो जाएगी तो नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 1। टोटल अगर आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखें तो ये 0 रो है तो नॉन जीरो रोज 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें 2 थे, तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी जिसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए का रैंक बराबर हो और वो लेस हो इससे। इस सूरत में हमने कहा था कि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि इस सिस्टम के लिए इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप नोट कीजिए कि दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा और 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा। मतलब ये कि ये दोनों एक्चुअली एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x - y इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंगल इक्वेशन है ये इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं x की जगह 3 और y की जगह 1 पुट करूं तो देखें इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अगर x की जगह 4 और y की जगह 2 पुट करें तब भी इक्वालिटी होल्ड कर रही है। x की जगह 10 और y की जगह 8 पुट करें तो तब भी इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो सिंगल इक्वेशन के हमें इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन जो है वो मिल रहे हैं। तो हमने देखा कि हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हुए भी वैल्यूएट कर सकते हैं क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी और हम रैंक की टर्म में भी बात कर सकते हैं और डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन की नेचर क्या होगी। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था जैसे कि हमने सॉल्व किया, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन को ये सिस्टम पोजेस करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी आज की डिस्कशन खत्म होती है। अगले लेक्चर में इससे रेलिवेंट टेस्ट की डिस्कशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।